जय सिया राम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सिया राम ई लर्निंग में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर तुषार आर्या आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेके ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में 4 यूनिट लगभग कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट यूनिट यानी कि 5वां यूनिट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मुख्य रूप से इस यूनिट में आपको भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है। यानी कि विश्व की जनजातियों के बारे में भी आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो जनजातियों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जनजातियाँ होती क्या हैं। तो मुख्य रूप से जनजाति हम उसे कहते हैं जिनका एक सामान्य नाम होता है और अपने एक वो सामान्य सामाजिक व्यवस्था में अलग सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं और उनकी एक अलग पहचान होती है। वो अलग तरीके का व्यवसाय या अलग तरीके का उनका घर या अलग तरीके का उनका व्यवहार या अलग तरीके का उनका बनावट होता है। तो सामान्य परिवेश में या सामान्य समाज से हट के जो मानव समुदाय कह सकते हैं कि वो दूसरे स्थान पर किसी अलग स्थान पर एक विशेष नाम से जाना जाता है और उसकी एक विशेष सामाजिक पहचान होती है, उसी को हम लोग मुख्य रूप से जनजाति के नाम से जानते हैं। अगर हम जनजाति की बात करें, भारत की जनजातियों की बात करें, तो भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में आप लोगों को जानना है। जैसे गद्दीज हो गया, संथाल हो गया, थारू हो गया, गोंड हो गया ना। ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में आपको जानना है और ये भारत की प्रमुख जनजातियां। ऐसे ही विश्व में भी अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो विश्व के जनजातियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं जनजाति का समझ आपको हो गया होगा कि जनजातियाँ किसे कहते हैं। जनजाति मुख्य रूप से मानव समुदाय का ही एक कह सकते हैं अलग रूप होता है। जब कोई मानव समुदाय अब या किसी निश्चित स्थान पर कोई मानव समुदाय रह रहा है और वो अपनी संस्कृति का या अपने समाज का एक अलग पहचान बना के रखा है, उसका जीवन यापन ढंग करने का यानी जीवन यापन करने का जो तरीका है वो सामान्य मानव समुदाय से अलग होता है और उनका एक विशेष नाम होता है, उसी को हम लोग जनजाति के नाम से जानते हैं। तो अगर हम भारत की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई गद्दीज हैं, थारूज हैं, गोंड हैं ना। इस तरीके से अलग अलग जनजातियों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि जनजाति कहते किसे हैं, तो अगर हम मुख्यतः जनजाति की बात करें तो कुछ परिभाषाएं यहाँ पर लिखी गई है या आपको दिखाया गया है कि जनजाति होता क्या है। जैसे कि इम्पीरियल गजेटियर में यह एक कह सकते हैं कि अलग अलग परिभाषाओं का एक संगठन है। इसमें जनजाति की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। ये निम्न लिखा है, निम्न प्रकार से दी गई है। जनजाति उन परिवारों का एक समूह है जिनका नाम व भाषा सामान्य है। मतलब कुछ परिवारों का वह समूह जिनका एक विशेष नाम है और एक विशेष भाषा है जो सब में समान है उस पूरे समूह में। ठीक है। उसके बाद जो सामान्य भूभाग में रहते हैं वह रहने का दावा करते हैं यदि वे अब अंतर्विवाही नहीं तो पहले अंतर्विवाही रह चुके। अंतर्विवाही मतलब एक दूसरे से शादी करना या अपने समाज में ही शादी करना। इसी तरीके से डीएम मजूमदार ने भी कहा है। मजूमदार एक कह सकते हैं कि जनजाति या फिर प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और जनजातियों के बारे में इनका काफ़ी अध्ययन रहा है। इन्होंने बताया कि जनजाति परिवार समूहों के एक समुदाय का नाम है। जनजाति परिवार समूहों के एक समुदाय का नाम है। जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग समूहों का अगर एक समुदाय अलग से आप बना लेते हैं तो वही जनजाति कहलाती है। इन परिवारों या परिवार समूहों का एक सामान्य नाम होता है, एक निश्चित नाम होता है। ये एक ही भूभाग में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा विवाह व्यवसाय में एक ही प्रकार की बातों का निषिद्ध मानते हैं। अर्थात विवाह या व्यवसाय सभी लोग या सभी उस समाज में उपस्थित सभी लोग एक ही तरीके से करते हैं या एक ही प्रकार का व्यवसाय करते हैं। एक दूसरे के साथ व्यवहार के संबंध में भी इन्होंने पुराने अनुभव के आधार पर कुछ निश्चित नियम बना लिए हैं कि आपको एक दूसरे से या पूरे समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है। इसका भी उस छोटे से समुदाय में या अलग से समुदाय में एक निश्चित नियम बना होता है। अब अगर हम आगे देखें तो आगे आपका है भौगोलिक वितरण कि
ये जो जनजाति है भारत में, ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है या मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? अब पूरे भारत में तो जनजाति पाई जाती है, पूरे भारत में जनसंख्या निवास करती है और आप जानते हैं कि आपकी आधुनिक जनसंख्या है, तो इनसे हटकर जो अपना एक निश्चित समाज बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग जनजाति कहते हैं। तो अगर इन जनजातियों की बात करें, तो भारत की आदिम जनजाति जो है, भारत की आदिम जनजाति जो है, आदिम जनजातियों का जो भौगोलिक वितरण है, उसके आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात भारत में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, वो मुख्य रूप से निम्न 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा है आपका दक्षिणी क्षेत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का मैप आप लोग देखे होंगे। उत्तर का क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में आप कह सकते हैं लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब क्षेत्र क्या है? उत्तरी क्षेत्र है। नीचे आप आएंगे तो उसके बाद मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब चीज़ें क्या कौन से क्षेत्र में पड़ती है? मध्य क्षेत्र में पड़ती है। और नीचे जाएंगे दक्षिण क्षेत्र में तो फिर आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ये सब क्या है? दक्षिणी क्षेत्र है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर कुछ विशेष प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अब ये जनजातियां कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है कि अलग अलग जनजातियों के बारे में ही आपके सिलेबस में दिया गया है कि कुछ प्रमुख जनजातियों का जीवन यापन करने का तरीका, उनके रहने का ढंग, उनका व्यवसाय क्या है, उनका आवास कैसा होता है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है या समाज में उनके क्या नियम हैं, क्या तरीके हैं, क्या नियम कानून है, शादी विवाह का कैसे कैसे होता है, शादी विवाह में क्या प्रचलन है। ये सारी चीज़ों को आपको अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो अब लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों में से एक जो सबसे पहले जनजाति है आपकी, वो है गद्दीज। अब याद रखिएगा ये नाम है केवल, ठीक है। ये भारत की सबसे प्रमुख जनजाति जिसको हम लोग गद्दीज के नाम से जानते हैं। अब गद्दीज इसका नाम क्यों पड़ा और इससे गद्दीज क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गद्दीज भारत में किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि इनका निवास क्षेत्र क्या है। तो जब सबसे पहले लिखा है गद्दीज हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करने वाली अर्ध घुमक्कड़ पशुचारक जनजाति है। तो ये कौन से क्षेत्र में आ गए? उत्तरी क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश है भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है, तो उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाले, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति है उसको हम लोग गद्दीज के नाम से जानते हैं। तो गद्दी मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। और ये कैसी जनजाति है? अर्ध घुमक्कड़, यानी कि अर्ध घुमक्कड़ मतलब कुछ समय के लिए कहीं पर स्थिर रहती है, उसके बाद फिर से घूमने के लिए या दूसरे स्थान पर वो अपना आवास बना के दूसरे स्थान पर रहने के लिए चली जाती है। और उसके बाद पशुचारक जनजाति है, यानी इनका मुख्य व्यवसाय जो है, जीवन यापन करने का जो मुख्य आधार है वो क्या है? पशुपालन या पशुओं को पालना, उनको चराना, और पशुओं से ही ये मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? गद्दी। प्रोफेसर कायस्था के अनुसार गद्दी शब्द संस्कृत भाषा से प्रादुर्भूत है जिसका अर्थ चरवाहा होता है। जैसा कि इनका मुख्य व्यवसाय ही पशुचारक का है, इसलिए उन्हीं शब्दों से जिसका नाम है, कह सकते हैं कि जो गद्दी शब्द है, कायस्था जी ने बताया कि ये संस्कृत भाषा से बना है। और इस गद्दी शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है? चरवाहा। क्योंकि ये पशुचारक प्रवृत्ति के हैं, चरवाहा ही होते हैं, पशु ही चराते हैं, इसीलिए चरवाहा शब्द से इसको गद्दी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ अलग विद्वान हैं जो उच्च हिमालयी अल्पाइन घास गहर से इस शब्द की उत्पत्ति बताते हैं। कायस्था जी के अलावा कुछ और भी विद्वान है जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हिमालय के ऊपरी भाग में एक घास है जिसका नाम है गहर है, और वहीं पर ही ये लोग पशुपालन का कार्य अधिक करते हैं, इसलिए इसी नाम से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, या गहर शब्द से ही गद्दी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा भी जो गद्दीज लोग हैं, ये लोग कहते हैं, ये अपने आप को राजस्थान के गढ़वी राजपूतों के वंशज मानते हैं। कौन से राजपूत के? गढ़वी राजपूतों के, इसलिए अपने आप को गद्दीज से संबोधित करते हैं। ये ऐसा मानते हैं, या जो गद्दीज लोग हैं उनकी ऐसी धारणा है कि राजस्थान पर मुसलमानों के आक्रमण के कारण ये लोग राजस्थान छोड़कर हिमालयी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में सुरक्षित प्रदेशों में आकर बस गए।
अब पर्वतीय एकांत परिवेश के कारण इनके संस्कार प्रकृति के आधारित हो गए, प्रकृति से आधारित हो गए और इन्होंने अपने जीवन को पारस्परिक बना दिया है। अर्थात अगर हम देखें तो इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले तो गद्दी नाम से या गद्दी है कौन मूलतः यह जानने का इसमें यह बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि गद्दी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं और अलग अलग लोगों ने इनके इस नाम को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कायस्था जी ने बताया कि यह संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द जिसका अर्थ होता है चरवाहा, और क्योंकि ये मुख्य रूप से चरवाहे होते हैं इसलिए इनको गद्दीस के नाम से बुलाया जाता है। उसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों ने बताया कि क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊपरी पर्वत के ऊपरी भागों में अल्पाइन क्षेत्रों में एक घास पाई जाती है जिसको गहर बोलते हैं और वहीं पर ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं, इसलिए इनको गद्दीस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो गद्दीस लोग खुद हैं वो अपने आप को राजस्थान के गढ़वी राजपूत, राजस्थान में गढ़वी राजपूत निवास करते हैं, तो गढ़वी राजपूतों के वंशज मानते हैं कि हम लोग भी गढ़वी राजपूत हैं। लेकिन जब क्या बोलते हैं कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ राजस्थान पर, तब वहाँ से कुछ लोग कह सकते हैं कि विस्थापित हो गए या वहाँ से कुछ लोग भागकर अपने आप को बचाने के लिए पर्वतीय भागों में सुरक्षित रूप से जाके बच गए सुरक्षा के लिए। और क्योंकि वो अब समाज से एकदम अलग हो गए तो प्रकृति के परिवेश के कारण या प्रकृति के प्रभाव के कारण उन्होंने अपनी एक अलग संस्कृति बना ली, उन्होंने अपना अलग समाज डेवलप कर लिया जिसको इस समय गद्दीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया निवास क्षेत्र। और अगर आगे बात करें तो गद्दीस जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश, मुख्य रूप से ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उसका जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालयी भागों में प्रसारित है। अर्थात कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो ये जो गद्दीस लोग हैं ये मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब हिमालय क्षेत्र में आपका हिमाचल प्रदेश भी पड़ता है, उत्तराखंड भी पड़ता है ना, उत्तराखंड हो या हिमालय हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ प्रमुख रूप से हिमालय फैला है या पर्वतीय क्षेत्र। अच्छा, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि गद्दीस मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक, तो अगर और आगे देखें तो और आगे इनका लिखा है कि इनकी अधिकांश जनसंख्या जो होती है, ज़्यादातर जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुख्य रूप से ये कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और उसके बाद जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, 2-3 नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, आसानी से आप लोग याद कर लेंगे और इसमें कोई बड़ी बात समझने वाली बात नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ है तो आपको याद ही करना है और थोड़ा सा आपको पढ़ना है। और सारी चीज़ों में एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बस थोड़े अंतर हैं, थोड़े इनके सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं, थोड़े इनका कह सकते हैं कि खान पीन अलग है, तो उन्हीं को आपको देखना है और उन्हीं को आपको समझना है। तो अगर दक्षिणी पूर्वी भाग है, मतलब ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं रावी पार के क्षेत्र, रावी नदी का नाम है, यानी रावी नदी के उस पार का क्षेत्र, तथा कांगड़ा जनपद की कांगड़ा, नूरपुर एवं पालमपुर तहसीलों में निवास करती। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि गद्दीस लोग का निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो मुख्यतः आप लोग बस इतना याद रखेंगे, ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप स्थानीय तरीके से बात करें तो ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि चंबा नदी क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, रावी नदी के उस पार एवं कांगड़ा जनपद के कुछ मशहूर तहसीलें जहाँ पर इनकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है वो नूरपुर और पालमपुर है। इन तहसीलों में इनकी जनसंख्या अधिक है। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रजाति विशेषताओं की बात करें कि ये लोग दिखते कैसे हैं या फिर होते कैसे हैं, या फिर यह मानव की कौन सी प्रजाति है या किस तरीके से इनका कह सकते हैं कि देखने में ये लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आता है प्रजाति विशेषताओं में। आपको क्या करना है, यही जो हेडिंग हमने लिखा है, जैसे निवास क्षेत्र, प्रजाति विशेषताएं, जीवन यापन के तरीके, ये कुछ हेडिंग्स आपको याद कर लेने हैं और इसमें कौन सी चीज़ें लिखी जाती है इसके बारे में आपको याद कर लेना। उसके बाद जितने भी आप कह सकते हैं जनजातियों के पढ़े में, चाहे गद्दीस के बारे में पढ़े, चाहे थारू के बारे में पढ़े, भी अलग अलग जनजातियों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सब में एक ही हेडिंग डाल के इन्हीं चीज़ों को बताना है आपको, यानी किसी जनजाति के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। पहले तो निवास कहाँ करते हैं, उनकी प्रजाति विशेषताएं कैसी है, उनके जीवन यापन करने का तरीका कैसा है,
अभी आगे आप देखेंगे उनका आवास कैसा होता है, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उनका खान पान कैसा है, ये सब आपको लिखा गया है। ठीक, तो अगर हम प्रजाति विशेषता की बात करें गद्दीज लोगों की, तो गद्दीज लोग क्या होते हैं, लंबे एवं मध्यस्थ कद के तथा गोरे वर्ण के होते हैं। अर्थात ये ठीक ठाक हाइट के होते हैं, 5 से 6 फुट के आसपास लंबे और मध्य कद के होते हैं, तथा इनका जो रंग होता है वो सामान्यतः क्या होता है, गोरा होता है। इनकी नाक लंबी, होंठ पतले, आंखें काली, चेहरा गोल तथा कुछ लंबा होता है। शरीर कुछ स्थूल और अच्छा गठा हुआ होता है। नर नारी सभी स्वस्थ एवं सुंदर होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं या आप ये समझ सकते हैं कि गद्दीज लोग, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ये लोग पर्वतों पर रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहेंगे तो गोरे तो होंगे, और क्योंकि पर्वतों पे रहते हैं ठंडे प्रदेशों में तो लंबे भी होंगे। अर्थात ये ठीक ठाक होते हैं, सुंदर होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और इनकी शारीरिक बनावट भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, या अच्छी होती है। होंठ पतले होते हैं, नाक लंबी होती है, आंखें काली होती है। इसमें से जो 2-4 विशेषताएं जो आपको याद रहे, जो आपके दिमाग पर है, वो अगर याद रहेंगी तो उससे काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें लिखी दें, ठीक है, क्योंकि सबके बारे में ही आपको धीरे धीरे से पढ़ना है। अब अगर हम इनके जीवन यापन के तरीके देखें कि अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो देखेंगे तो गद्दी लोग जो होते हैं, गुग्गी लिखा गया है, गुग्गी गुग्गी नहीं गद्दी ना, गद्दी लोग जो होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। अतएव प्रत्येक गद्दी परिवार के पास छोटा बड़ा पशुओं का झुंड होता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये पशुपालन ही करते हैं, तो हर गद्दी परिवार के पास चाहे छोटा या बड़ा पशुओं का झुंड होता है। अब इस पशुओं में कौन कौन से पशु मुख्य रूप से होते हैं, भेड़ और बकरियां, गाय एवं याक। भेड़ और बकरियां, गाय एवं याक। भेड़, बकरी, गाय और याक। याक जो कि एक जंगली जानवर है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका भी ये लोग कह सकते हैं, उनका भी ये लोग पालन करते हैं, उनको भी ये लोग पालते हैं। भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए यह लोग कुत्ते भी पालते हैं। अब इन जानवरों की सुरक्षा के लिए ये लोग कुत्ते भी पालते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ता सबसे ही महत्वपूर्ण जानवर है और सबसे वफादार जानवर है। आप लोग भी कुत्ता पालते हैं ना अपने घर की सुरक्षा के लिए, तो वैसे ये लोग भी अपने घर की सुरक्षा के लिए या फिर अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए ये लोग भी कुत्ते पालते हैं। इनके क्रियाकलाप इन्हीं पशुओं से संबंधित होते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में पर्वतांचलों एवं घाटियों में ऋतुओं के अनुसार घासें उगती हैं, इसलिए ये लोग भी अपने पशुओं के साथ घास की तलाश में ऋत्विक प्रवास करते हैं। सामान्य रूप से ये लोग ग्रीष्म काल में ऊंचे भागों में तथा शीतकाल में घाटियों में पशुओं को चराते हुए जीविका का निर्वाह करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी ऊपर लिखा कि अर्धघुमक्कड़ी होते हैं, पशुचारक होते हैं। तो पशुचारक होते हैं, पशु पालते हैं, तो कंफर्म हो गया। अब ये अर्धघुमक्कड़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लोग ऋत्विक प्रवास करते हैं। ऋत्विक प्रवास मतलब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतों पर रहते हैं। तो जब ठंडी अधिक होती है या गर्मी अधिक होती है तो क्या होता है, गर्मी के समय में जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो ग्रीष्म ऋतु के समय में पर्वतों के ऊपर ठीक ठाक धूप मिलता है और पर्वत क्या कह सकते हैं कि थोड़े बहुत पिघल जाते हैं। तो पर्वत के ऊपर जब रोशनी पड़ती है या धूप प्राप्त होता है तो घास उगाते हैं। तो जब पर्वत के ऊपर घास उगाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो ये ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर वाले भाग पर या ऊंचाई पर चले जाते हैं और ऊंचाई पे रहते हैं, और वहाँ पर ये अपना पशुपालन का कार्य करते हैं। वहाँ पर जाके अपना आवास भी बना लेते हैं। तो कुछ समय के लिए, जब तक ग्रीष्म ऋतु है तब तक ये लोग ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं। उसके बाद जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु का आगमन होता है, तो शीत ऋतु में ठंडी इतनी अत्यधिक पड़ने लगती है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्रों पर फिर से बर्फ जम जाता है, घास वगैरह सब समाप्त हो जाता है। तो फिर ये लोग घाटी में चले जाते हैं, यानी पर्वत के निचले क्षेत्रों में, घाटियों में, जहाँ पर थोड़ी बहुत घास उगी रहती है और वहाँ पर उनको ठंडी भी कम लगती है। तो इस हिसाब से वो लोग फिर शीत ऋतु में नीचे चले आते हैं और नीचे फिर से अपना आवास बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऋतुओं में ये लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको अर्धघुमक्कड़ी कहा जाता है या फिर अर्धघुमक्कड़ी पशु चारक कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए, उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे
कि भाई ये अलग अलग ऋतुओं में ऋत्विक प्रवास करते हैं। ऋतु के अनुसार ही ये लोग अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी भाग में, क्योंकि पर्वत बर्फ पिघलने की वजह से कुछ घास के मैदान उगाते हैं, तो घास चराने के लिए, पशु चारा करने के लिए ये लोग ऊपरी क्षेत्र में। ठंडी में यानी कि शीत ऋतु में ये लोग घाटियों में चले आते हैं और घाटियों में पशुचारण का काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। और आगे कुछ नियम कानून है भाई इनके, या इनके जीवन यापन के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है ये लोग अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म काल में ऊपर चले जाते हैं, जहाँ की हिम पिघलने के पर्याप्त घासें उगाती है, यही सब मैंने आपको भी बताया, तथा मौज मस्ती लेते हुए लाहुल, पंगी एवं स्पीति तक चढ़ते चले जाते हैं। यह स्थान का नाम है पर्वतीय क्षेत्रों में। शीतकाल में जब ऊपर बर्फ एवं ठंड पड़ती है तो निचली घाटियों में आ जाते हैं और कुल्लू, कांगड़ा एवं चंबा क्षेत्रों में विचरण करते हैं। इनके पशुओं के झुंडों में 300 से 1000 से अधिक भेड़ बकरियां होती हैं। ठीक, ये ऊपर वाले जो बातें की गई हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, किसी ऋतु प्रवास करते हैं, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ऊपर, शीत ऋतु में नीचे, बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे। अब इनके जो पशुओं का झुंड होता है, इनके पास पशुओं की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 800 से 1000 के आसपास तक पशुओं का झुंड अलग अलग परिवार के पास, इनके पास होता है ना। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये झुंडों का ये लोग अलग अलग नाम रखते हैं। भेड़ों के झुंड को यह लोग धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन। यानी जो भेड़ है, भेड़ों के झुंड को ये लोग क्या बोलते हैं? धन। और बड़े झुंडों अर्थात 800 से 1200 भेड़ों का जो झुंड होता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं? कंदर। सामान्य जो झुंड है 300, 400, 500, 600 कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी के पास कह सकते हैं ये पशु है, यानी कि इनका झुंड बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंदह कहते हैं। और जबकि केवल भेड़ों का झुंड है तो उसको हम ये लोग क्या कहते हैं? धन कहते हैं। ये लोग चारों गाहों को क्या कहते हैं? धार। चारागाह मतलब जहाँ पर पशु ये चराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धार बोलते हैं। हम लोग क्या, गद्दी लोग क्या बोलते हैं? धार बोलते हैं। ठीक, ये कुछ प्रमुख है, स्पेशल वर्ड है, इन्हीं को आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए कि इनके पास 300 से 1000 से अधिक भेड़ बकरियों की झुंड होती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो जो केवल भेड़ की झुंड होती है इसको ये लोग धन कहते हैं, तथा बहुत बड़े झुंडों को जिसमें 800 से 1200 पशुओं की कह सकते हैं संख्या होती है उसको कंदह कहते हैं। जबकि चारागाह को, जहाँ पर ये लोग चराते हैं, चारागाह को ये लोग धार कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित चारागाह को निगार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगार। जो ऊंचाई पर स्थित है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो कह सकते हैं कि ये चारागाह जहाँ पर इनको प्राप्त होता है ऊंचाई पर स्थित, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? निगार बोलते हैं। अभी ध्यान दीजिए। जबकि मजदूर चरवाहों को ये लोग वीवेल बोलते हैं। क्या? मजदूर चरवाहा मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पशुओं की संख्या अधिक है, तो वो लोग चरवाहों को वो मजदूरी के रूप में रखते हैं और उनको कुछ देते हैं और वो लोग कहते हैं भाई मेरे भेड़ बकरियों को जाओ चरा के लाओ। तो जो इस तरीके से मजदूरी करते हैं चरवाहे के रूप में, उनको ये लोग क्या बोलते हैं? वीवेल कहते हैं। वीवेल। ठीक, गद्दी लोग व्यापार भी करते हैं। ये कंबल, दरी, साल, दुसाले, चोले, कलात्मक वस्तुएं, कढ़ाई, कसीदा के सामान, ऊन, चमड़ा तथा अन्य पशु उत्पाद एवं पशुओं को बेचकर विभिन्न सामान यथा जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सिगरेट, तंबाकू, दिया सलाई, नमक, गुड़, चीनी आदि खरीदते हैं। ये भाई जीवन यापन करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं। तो क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो चीनी, गुड़, नमक ये सब तो उनके यहाँ मिलता नहीं होगा। चाहे दिया सलाई की बात करें, चाहे चीनी, चाहे वस्त्र करें, चाहे बंधन या खाद्यान्न की बात करें, गेहूँ और मक्का वगैरह, धान वगैरह ना, तो ये लोग क्या करते हैं? तो कुछ व्यापार भी करते हैं ताकि उनसे उनको धन की प्राप्ति हो और ये सामान वो खरीद सके। व्यापार ये किस चीज़ का करते हैं? क्योंकि ये पशुपालन करते हैं तो पशुओं से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उसी का ये लोग कह सकते हैं व्यापार ज़्यादा करते हैं। जैसे कंबल हो गया, दरी हो गया, साल हो गया, भेड़ की ऊन से ये सब ये लोग बनाते हैं। दुसाले हो गए, चोले हो गए, कलात्मक वस्तुएं हो गए, कढ़ाई कसीदा के सामान हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया तथा अन्य पशु उत्पाद जो उनको पशुओं से प्राप्त होते हैं, उनके बदले में वो लोग ये चीज़ें खरीदते हैं जिनको इनको जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है ना।
जैसे कि ये लोग नशा भी करते हैं, तंबाकू और सिगरेट भी पीते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का भी ये लोग कह सकते हैं कि निर्यात आयात करते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो आगे हम लोग देखते हैं, अब इनके भोजन की बात करते हैं कि लोग खाते क्या हैं। भाई अगर कोई रह रहा है कहीं पर तो भोजन तो आवश्यक है ना। तो अगर हम गद्दीज लोगों के भोजन की बात करें कि लोग क्या खाते हैं, तो गद्दीज लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। मतलब खाने में कोई कोताही नहीं, खाओ पियो और मस्त रहो। जैसे कि विविध प्रकार के व्यंजन ये लोग खाते हैं और बनाते भी हैं। भेड़ बकरियों का दूध एवं दुग्ध पदार्थ, यानी कि जब ये पशुपालन कर रहे हैं तो भाई दूध के पदार्थ तो ये लोग खाएंगे ही, दूध और दूध के पदार्थों का सेवन करेंगे ही। उसके साथ गेहूँ, जौ, जई एवं मक्का की रोटी, आलू, दालें, भेड़ बकरियों के मांस आदि खाद्य पदार्थ इनके भोजन का मुख्य अंग है। यानी मुख्य रूप से इन चीज़ों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। ये लोग विशेष उत्सवों पर जो या जंगली पौधों की जड़ों से बनती है, एक तरीके का कह सकते हैं कि भाई अब उत्सव है तो जैसे आप लोगों के यहाँ माहौल है, उत्सव में शराब पीना जरूरी होता है ना, तो ये लोग भी विभिन्न प्रकार के उत्सवों पर शराब का सेवन करते हैं। लेकिन इनकी शराब जो होती है वो कैसी होती है, देसी शराब होती है और हल्की शराब होती है। और उस शराब का जो नाम है वो है लुकरी। क्या है? लुकरी। ये लोग उसको क्या बोलते हैं? लुकरी कहते हैं। और यह जंगली पौधों से बनाया गया एक कह सकते हैं कि सामान्य शराब होता है, जिसका उपयोग या जिसका सेवन ये लोग अनेक विशेष उत्सवों पर करते हैं। और उसके साथ गुड़, चीनी और शहद का भी प्रयोग करते हैं। मीठे के रूप में गुड़, चीनी और शहद का प्रयोग गद्दीज लोग करते हैं। तो भोजन के रूप में ये लोग ये चीज़ें करते हैं। यानी कि ये लोग सामान्य तरीके से आप कह सकते हैं कि खाना भोजन में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सभी चीज़ें ये लोग खाते हैं। उसके साथ साथ ये लोग नशा भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी पीते हैं और उसके साथ साथ शराब भी पीते हैं, जो कि ये लोग खुद बनाते हैं जंगली पौधों से। ठीक, आगे बढ़े तो अब इनका वस्त्र देख लेते हैं कि भाई ये लोग पहनते क्या है या किस तरीके से वस्त्र ये पहनते हैं। क्योंकि जनजाति का मतलब यही है कि उनका एक विशेष पहनावा होता है, विशेष खान पान होता है, विशेष सामाजिक व्यवस्था होती है, अलग सामाजिक व्यवस्था होती है, इसलिए तो उनको हम लोग जनजाति के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इनके वस्त्र की बात करें तो गद्दी पुरुष तथा स्त्रियां ऊन का लंबा कोट, जिसे ये लोग चोला के नाम जा कहते हैं या जिसे ये लोग चोला कहते हैं, तथा पजामा पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियां चोला और पजामा पहनते हैं। पुरुषों का चोला घुटनों तक होता है तथा स्त्रियों का चोला एड़ियों तक लटकता रहता है। यानी पुरुषों का चोला थोड़ा शार्ट होता है, हाफ पैंट जिसको बोल सकते हैं ना, जबकि स्त्रियों का चोला पूरा कह सकते हैं कि एड़ियों तक या पंजे तक होता है। ठीक है, ये चोले हाथ से काटी हुई ऊन से बने होते हैं। इन चोलों में बटन नहीं होते बल्कि उसको एक ऊनी डोरी से बांधते हैं। पजामा भी ऊनी होता है जो घुटनों तक ढीला तथा घुटनों से एड़ियों तक कसा होता है। बकरी के बालों से धोबी नामक वस्त्र बनाते हैं जो विभिन्न रंगों की पट्टियों में बना होता है, जिसे ये लोग विशेष उत्सवों पर पहनते हैं। यानी विशेष उत्सव यानी कि शादी विवाह या अन्य चीज़ों में ये लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जो अलग अलग कलर की पट्टियों से रंगा होता है। पुरुष ऊनी टोपी पहनते हैं या पगड़ी बांधते हैं, जबकि स्त्रियां चादर ओढ़ती हैं जिसको वे कभी कभी पगड़ी या सोफे का कस भी लेती है। पुरुष चमड़े का जूता पहनते हैं, स्त्रियां चमड़े या ऊन से बनी जूतियां, चूड़ियां तथा विभिन्न रंगों वाले मूंग मोतियों की मालाएं पहनती है तथा बालों में फूलों के गुच्छे भी लगाती है। अर्थात यहाँ से ये प्रतीत होता है कि सौंदर्य के लिए भी गद्दीज लोग अलग अलग प्रकार के आभूषण ग्रहण करते हैं। वहाँ की स्त्रियां और सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो जो पुरुष समुदाय है वो टोपी वगैरह या पजामा वगैरह या हैट का भी इस्तेमाल, जूता का भी इस्तेमाल करता है। ठीक, तो ये हो गए उनकी कह सकते हैं वस्त्र या वेशभूषा जिसको आप कह सकते हैं। आगे देखें, अगर एक दो बार आप लोग देख लेंगे वीडियो को और
क्योंकि सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो लिखे हुए रूप में आपको एक जगह मिल जा रही है, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो सामान्य बातें हैं, सामान्य चीज़ें हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको बहुत डिटेल में समझाएँ कि ये क्या होता है ना, कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो इसलिए समझाने वाली कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन कम से कम एक बार सुने रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें लिखनी है, वो चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएगी, ठीक? इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लिखनी है आपको, बस वही चीज़ें लिखी गई हैं। वैसे तो अभी लिखना प्रारंभ करेंगे, अगर हमें लिखना पड़े तो हम वेशभूषा के बारे में ही 3-4 पेज लिखना पड़ सकता है, या हम लिख सकते हैं ना। लेकिन आप लोगों के लिए इतना बहुत है, इसी को आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक? आगे के लिए बढ़े, तो आगे देखें तो फिर इनके आवास के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका घर कैसा होता है, ये लोग किस तरीके के घर में रहते हैं ना। तो क्योंकि ये लोग चलवासी पशुचारण करते हैं, ऋत्विक प्रवास करते हैं, इसलिए इनके 2 घर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर चले जाते हैं तो पर्वतांचलों पर यानी कि ऊपरी क्षेत्रों पर भी एक घर होगा। जब ठंडी में ये लोग नीचे आते हैं तो यानी घाटियों में भी इनका एक घर होगा, है ना। तो इनके जो होते हैं 2 आवास होते हैं, एक पर्वतांचलों पर जिसको ये लोग ग्रीष्मकालीन आवास के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा निचली घाटियों में जिसे शीतकालीन आवास बोलते हैं, यानी ठंडी में निचली घाटियों में और गर्मी में पर्वत के ऊपर, ठीक। और इनका घर किस तरीके से, मुख्य रूप से ये लोग किन चीज़ों का ध्यान देते हैं घर बनाने में, ये लोग सूर्य दिशा, ठंडी हवाओं की दिशा तथा जल की सुविधा को ध्यान में रखकर निवास स्थल का चुनाव करते हैं ना, या निवास स्थल का चुनाव करके आवास का निर्माण करते हैं, ठीक। यानी किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि सूर्य किधर से उगता है ताकि रोशनी उनको प्राप्त हो, उधर की तरफ उन घर का मुंह होगा। उसके बाद हवाओं की दिशा कैसी है, ठंडी हवा की दिशा कहाँ किधर से है ताकि ठंडी हवा ज़्यादा न लगे। उसके बाद जल कहाँ पर इनको सही मात्रा में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, उस स्थान पर ये लोग अपने निवास का निर्माण करते हैं, ठीक। आवास निर्माण में स्थानीय क्षेत्रों में प्राप्त सामग्रियों, यानी कि इनका आवास किससे बनता है, जो वहाँ पर मुख्य रूप से इनको मिलते हैं, जैसे पत्थर, पर्वत है तो पत्थर मिलेगा ही, पत्थर, स्लेट, लकड़ी तथा घास फूस, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल ये मुख्य रूप से अपने आवास बनाने में करते हैं। ज़्यादातर जो इनके आवास होते हैं वो 3 कमरों के होते हैं और 2 मंजिले होते हैं। 2 मंजिले मतलब 2 फ्लोर ना। और कितने कमरे होते हैं, 3 कमरे। ज़्यादातर हो सकता है 2 ही हो, या हो सकता है 4 भी हो सकता है किसी किसी का, लेकिन ज़्यादातर जो आवास होते हैं वो 3 कमरों के होते हैं और 2 मंजिले होते हैं। इन मकानों की खिड़कियाँ एवं दरवाजे धूप वाली दिशा में रखे जाते हैं। मकानों की जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो धूप वाली दिशा में होती है, ताकि सूर्य उगे तो उनको धूप की प्राप्ति या रोशनी की प्राप्ति हो जाए, तो ठंडी थोड़ी कम लगेगी और उसके बाद उजाला भी हो जाएगा। उसके बाद इनके जो मकान होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं। 2 मंजिले इसलिए ये लोग बनाते हैं कि नीचे वाले मंजिल में ज़्यादातर ये लोग अपने भेड़ बकरी और सामान को रखते हैं, और ऊपर वाले मंजिल में ये लोग निवास करते हैं या खुद रहते हैं ना, ताकि जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा हो सके। तो 2 मंजिले मकान में ये लोग नीचे वाले फ्लोर पर सामान रखते हैं, जबकि ऊपरी मंजिल में ये लोग स्वयं निवास करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग इनके उपकरण कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक। जलवासी जीवन के कारण उपकरण ना, जलवासी जीवन के कारण ये अपने साथ कम हल्के एवं अति आवश्यक सामान रखते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा इनके पास उपकरण नहीं होते हैं। जो बहुत जरूरी उपकरण है वही रखते हैं, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रहता है, तो कितना उसको ढो के ले जाएंगे, ढो के ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास सभी चीज़ों की या सभी चीज़ें इन चीज़ों की सुविधा उपलब्ध नहीं है ना। आगे अगर हम बात करें तो यात्रा के दौरान ये इन लोगों को ढोना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए कम सामान रखते हैं ना, असमर्थ होते हैं। इनके पास मुख्यतः पकाने खाने के हल्के एल्युमिनियम के बर्तन, यानी कि खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के हल्के बर्तन, दरी, कंबल, वस्त्र, ऊन, छुरे, कुल्हाड़ी तथा चकमक पत्थर
चकमक पत्थर मतलब जिससे आग लगाया जाता है ना, उसी को लोग चकमक पत्थर बोलते हैं कि। और अब तो ये लोग दिया सलाई खरीद भी लेते हैं, सलाई वगैरह ये लोग खरीद भी लेते हैं। नहीं तो ये लोग अपने पास चकमक पत्थर रखते हैं जिससे आग लगाने का या आग पैदा करने का ये लोग कार्य करते हैं। तो ये हो गया इनके उपकरण। तो ज़्यादा उपकरण क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उसको ढोने में, ऊपर ले जाने में, फिर नीचे ले आने में असमर्थ है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग कम सामान रखते हैं। ठीक, अब इनकी सामाजिक व्यवस्था अगर देखें हम कि इनके यहाँ समाज की क्या स्थिति है या सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले धर्म की बात करें तो गद्दी जो होते हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं, यानी ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं गद्दी लोग। यानी कि कह सकते हैं ये लोग भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती आदि देवी देवताओं की आराधना करते हैं। इनके अतिरिक्त ये भूत प्रेत, जादू टोना, प्रकृति, वन देवी देवता आदि में विश्वास करते हैं, जैसा कि हम लोग भी करते हैं ना, आप लोग भी करते हैं। लेकिन मत करिए, भूत प्रेत जादू टोना ऐसा कुछ होता नहीं है ना, करके ज़्यादा सोचा मत करिए इन सब बारों में, जितना सोचेंगे उतना भूत प्रेत लगेगा। इनका जो समाज है वो अनेक जाति एवं उपजातियों में बटा हुआ है। धर्म तो ये इनका हिंदू है, लेकिन इनके यहाँ भी अलग अलग जाति है और अलग अलग उपजाति है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, रथी, शूद्र आदि प्रमुख है। जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही सर वहाँ भी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये लोग प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं को कड़ाई से पालन करते हैं। धर्म भीरुता एवं अंधविश्वास उनमें बहुत अधिक पाया जाता है, काफ़ी अंधविश्वास पाया। जादू टोना मानेंगे, भूत प्रेत मानेंगे और इस भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे, तो फिर अंधविश्वास तो है ही ना। तो अंधविश्वास इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। गद्दी समाज में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता है, उन्हें सामाजिक संगठन एवं आर्थिक रूप से प्रचुर स्वतंत्रता होती है। यह गृह स्वामिनी होती है, अर्थात गद्दी समाज में स्त्रियों का काफी सम्मान किया जाता है। इनको गृह स्वामिनी के रूप में पूजा जाता है या गृह स्वामिनी माना जाता है, और इनको पर्याप्त स्वतंत्रता है अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक, अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में कौन कौन से उनके समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, या उनकी सामाजिक व्यवस्था कुछ बदल रही है नहीं बदल रही है, या हमारी गवर्नमेंट या हमारी सरकार इन जनजातियों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हम वर्तमान या आधुनिक परिवर्तन की बात करते हैं कि क्या गद्दी में या गद्दी जनजातियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। गद्दी लोग परंपरा, रीति रिवाज आदि के प्रति बड़े कट्टर होते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से उनमें आधुनिक सुधार हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है तथा चिकित्सा, जन सुरक्षा, परिवहन एवं संचार व्यवस्था आदि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। यानी अब जैसे जैसे वहाँ पर पहुँच बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या आधुनिक समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस क्षेत्र में उनको विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि उनको यह सब चीज़ें प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर क्या सीधे सीधे आप बोल सकते हो उनको आधुनिक बनाने का प्रयास जारी है। ठीक, भेड़ बकरियां पर आधारित अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, उससे निर्मित जो कुटीर उद्योग है, जो भी चीज़ें बनती हैं, कंबल वगैरह, ताल, उन उद्योगों को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है ना। भेड़ बकरियों की नस्ल सुधारने तथा चारागाहों को अस्थायी रूप से विकसित करने के भी उपाय हो रहे हैं। अब गद्दी लोगों में विभिन्न धातुओं के बर्तन, सूती कपड़ा, सिगरेट, तंबाकू, दिया सलाई, जूते, छाता और स्त्रियों के प्रसाधन सामग्री मतलब सजने सावरने यानी मेकअप सामग्री प्रचलन बढ़ रहा है। कुछ गद्दी परिवार अस्थायी रूप से बस गए हैं तथा दुकानदारी एवं नौकरी करने लगे हैं।
तो अब धीरे धीरे वो भी आधुनिकता के फोड़ में आ रहे हैं और आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, गद्दीज जनजाति। ठीक, ये इनकी हो गई आधुनिक परिवर्तन जो वर्तमान समय में हो रहा है गद्दीज लोगों में। ठीक है, तो इतनी चीजें, जितनी हेडिंग्स आप लोगों ने लिखी है, ये हेडिंग्स आपको सभी जनजातियों में डाल के यही चीजें आपको बतानी है, जिसमें इस चैप्टर में, जिसमें आप लोग, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गद्दीज जनजातियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या गद्दीज जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था या निवास क्षेत्र का परिचय दीजिए, या गद्दीज जनजातियों की व्याख्या कीजिए, या किसी भी जनजाति की व्याख्या कीजिए जो आगे आप लोग और जनजाति पढ़ने वाले हैं, संथाल, थारू, गोंड, जो आपके सिलेबस में है। तो इन जनजातियों को समझाने के लिए, इन जनजातियों के बारे में क्या क्या चीज़ें बतानी है, वो निम्न हेडिंग्स के माध्यम से, या निम्न कह सकते हैं कि टॉपिक के माध्यम से आप समझा सकते हैं। सबसे पहले उसका निवास क्षेत्र क्या है, निवास क्षेत्र के साथ साथ उनका आवास कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, शारीरिक बनावट कैसी है, आधुनिकता से उनका क्या मतलब, आधुनिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं, कौन उनका आवास कैसा है। जो हेडिंग्स आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हैं, इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग आगे के भी जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन अलग अलग जनजातियों में क्या विभिन्नताएं हैं, ये लोग एक दूसरे से कैसे अलग है, या हमारे समाज से कैसे अलग है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि गद्दीज जनजाति के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार लेक्चर दोबारा से वीडियो बंद करके ईयरफोन लगा के बस सुन लीजिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो एक कहानी के रूप में आपको कह सकते हैं कि आपको ये चीज़ें एक बार मेमोराइज हो जाएंगी। समझ लीजिए एक बिखरे हुए लोगों का, गद्दीज लोगों की ये कहानी है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहानी के रूप में ही आपको ये याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो आपकी अगली जनजाति है संथाल। कौन सी जनजाति है? संथाल। लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।